दोस्तों आज है बलूचिस्तान के आज़ादी का दिन 11 अगस्त। बता दूं कि बलूचिस्तान में एक पेट्रियाटिक सॉन्ग रिलीज़ किया है तो शहबाज शरीफ ने उसकी बड़ी तारीफ़ की है। 14 अगस्त को आपको पता है कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन बनता है और दिखाने के लिए इन्होंने पूरे बलूचिस्तान क्या मतलब कोयटा वेटा को इन्होंने बहुत खूबसूरत रंगा है कि सेलिब्रेशंस होंगे। बट ऑन दी अदर हैंड बलूचिस्तान ने भी अपना 13 जुलाई को मीर यार बलोच जो हैं जो जर्नलिस्ट है उन्होंने बोला था कि अब हम अपनी आज़ादी का दिन मनाएंगे और वो है 11 अगस्त। पता है आपको 11 अगस्त क्यों चुना गया? मैं आपको बताता हूँ। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। 15 अगस्त को हम अपनी आज़ादी का दिन मनाते हैं। तो दोस्तों अब हम सेल बहुत कम निकालते हैं। काफ़ी लोगों को शिकायत रहती है सारे कोर्सेज पर, बट इंडिपेंडेंस डे को हम हमेशा सेल निकालते हैं। तो सारे कोर्सेज पर 40% ऑफ है। जितने भी हमारे 100 के करीब कोर्सेज हैं उन सब पे 40% ऑफ है। आज़ादी कूपन कोड यूज़ करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। 5 दिन तक सेल चलेगी, तो जिसको जो मनो एआई के कोर्सेज, एकेडमिक कोर्सेज आप अवेल कर सकते हैं। तो देखो बलूचिस्तान की अगर बात करते हैं ना यार, तो मैंने कई बार बलूचिस्तान की कहानी बताई है, बट एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं कि आखिरकार 11 अगस्त क्यों चुना गया और क्या वाकई में बलूचिस्तान आज़ाद है। तो 11 अगस्त की कहानी जो है ना, ये बहुत पहले से ही इसका जो इतिहास है वो लिख दिया गया था। 1666 में 1666 में अहमदजाई ट्राइब, ये एरिया ट्राइबल था, बहुत सारी ट्राइब्स थी यहाँ पे। तो अहमदजाई ट्राइब्स के एक लीडर आते हैं मीर अहमद खान, जो कि पूरे इस पर्टिकुलर एरिया, उस समय बहुत सारी ट्राइब्स थी, लाजबेला, खरान, मकरान और कलात, है ना। ये बेसिकली 4 एरिया। तो चगाई भी था बट इसके अंदर भी बहुत सारी ट्राइब्स थी, तो ये पहले पूरा एरिया बलूचिस्तान नहीं कहलाता था। तो 1666 में इस आदमी को, ये ट्राइब्स यूनाइट हो गई और इस आदमी को कार्यभार दिया जाता है कि अब तुम संभालोगे। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच रहा। लेकिन प्रॉब्लम पता है कहां शुरू हुई थी? प्रॉब्लम शुरू हुई थी रशिया से। देखिए क्या है ना कि रशियन एम्पायर, फ्रेंच एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, ये 3 बहुत बहुत बड़े एम्पायर थे, ठीक है। ये सबसे बड़े एम्पायर रहे उस समय। तो रशिया की एक जंग थी ब्रिटिश से, कोल्ड वॉर टाइप। रशिया ने क्या किया, मतलब उस समय सोवियत था वो, ठीक है, मतलब सोवियत क्या, मतलब रशिया ही था वो। तो रशियन एम्पायर फैलता जा रहा था। अब इस फैलाव में उसने सेंट्रल एशिया के देशों को अपने अधीन कर लिया। और आपको पता है कि रशिया के साथ कोई समुद्र नहीं है, कोई बड़ा समुद्र नहीं है, मतलब एक तरीके से वैसे तो वाटर बॉडीज हैं, बट चाहिए ना, जैसे भारत के पास इंडियन ओशन है, इधर बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, अमेरिका के पास भी अटलांटिक ओशन है, पैसिफिक ओशन है। 90% क्या उस समय तो सारा ही ट्रेड, 100% ट्रेड समुद्र से होता था, तो समुद्र चाहिए। अफगानिस्तान क्या है कि जैसे जैसे रशिया नीचे बढ़ता जा रहा था, ब्रिटिश इधर इंडिया में थे, उनको टेंशन हो गई कि ऐसे तो करते करते अफगानिस्तान में पहुंच जाएंगे। और रशिया की अफगानिस्तान से बातचीत चल रही थी गुरु, तगड़े तरीके से। ईरान और सेंट्रल वेस्ट एशिया पे भी रशिया की नजर थी। तो फिर ब्रिटिशर ने यह फैसला किया, भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, एक काम करते हैं कि अफगानिस्तान को बफर स्टेट बनाएं। और बफर स्टेट मतलब वही अफगानिस्तान तक ही है, उसके नीचे नहीं आने चाहिए ये, वरना इंडियन बॉर्डर से तक पहुंच जाएंगे और दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो फिर अफगान में भाई आपको पता है कि फिर ब्रिटिश जो है दोस्त खान थे, उनसे बढ़ गए। अफगानिस्तान में जो थे वहां पे एंग्लो अफगान वॉर हुई है, 3 वॉर हुई, 2 में तो ब्रिटिश हार गए थे, बट तीसरे में उनको जीत मिली थी। बट फिर भी डायरेक्ट कंट्रोल अफगानिस्तान पे नहीं था, इनडायरेक्ट कंट्रोल था। अल्टीमेटली वो बफर स्टेट बना। लेकिन इस दौरान ब्रिटिशर ने इस पूरे ये जो बलूचिस्तान वाला एरिया ने, इस पर भी कब्जा किया। अब इस पर भी डायरेक्ट कब्जा नहीं था, इनडायरेक्ट कब्जा था, डायरेक्ट कॉलोनाइजेशन नहीं था। तो यहां जो कलात वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को खानेत ऑफ कलात बोला जाता था, तो आज का जो बलूचिस्तान है। तो ये जो पूरा एरिया है ये ब्रिटिश के अंदर था। और बोला कि आप फॉरेन अफेयर्स हमारे पास रखिए और किराए पे हम आपसे जो है ये पूरा एरिया ले रहे हैं, फिर जब हम जाएंगे तो आपको एरिया वापस कर देंगे, एक तरीके से लीज पर। 1876 में ये ट्रीटी साइन हुई थी, 1876 में। अब जब भारत, या मतलब जब 1947 में ब्रिटिशर छोड़ के गए, ट्रीटी एक्सपायर्ड। और भाई अब ब्रिटिश ने बोला कि देखो भाई, हमारा कंट्रोल नहीं था ना बलूचिस्तान पे, हमने तो किराए पे लिया था। हुआ क्या कि ब्रिटिश जहां पे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल था, जैसे भारत में 11 प्रोविंसेस थे, 565 रियासतें थी, तो रियासतें अपना अपना डिसाइड करें, बाकी सब कुछ ऑटोमेटिकली जो है वो भारत में आ जाएगा। और जहां रही वो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये कैटेगराइजेशन था कि जहां पे भाई मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अपना वोट करके डिसाइड कर ले। ये आपको पता ही है, पूरा माउंटबेटन प्लान आया, उसके लिए भी काफी जद्दोजहद चली।
लेकिन बलूचिस्तान अटक गया, क्योंकि बलूचिस्तान में ना पाकिस्तान का कंट्रोल था ना इंडिया का कंट्रोल था, और ब्रिटिश का क्यों नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश का ही कंट्रोल नहीं था। ब्रिटिश ने बोला हमारे पास कभी ये था ही नहीं, हमने तो किराए पे लिया था। बढ़िया यार, बलूचिस्तान के लोग खुश। और लासबेला, मकरान, खरान, कालात, सबसे इंपॉर्टेंट कालात, फिर उनके वहां के रूलर थे मीर यार खान, कालात के सबसे तगड़े और सबसे अमीर, इनकी बातें सुनी जाती थी। और जैसे ही भारत आजाद हुआ 1947 में, मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू के नेगोशिएशन चले, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो खान यहाँ कलात के खान से मिलते हैं। और उस समय देखिए, अभी हमको पता ना पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा झूठा देश है, उस समय किसी को पता नहीं था। उस समय लगा कि भैया मुस्लिम है सबके सब, तो हमारी बात मानेंगे ये। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने ये बोला कि भाई हम आपको आज़ादी देंगे, और मोहम्मद अली जिन्ना का प्लान ही यही था कि आज़ादी दे दो, उसके बाद हम कब्जा कर लेंगे और बाद में ब्रिटिश भी हमको हमारा साथ दे देगा, राइट। अब क्या हुआ कि भाई देखिए, इंडिया से भी नेगोशिएशन चल रही थी, लेकिन फिर जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए और मोहम्मद अली जिन्ना की बात मान ली मीर अहमद खान ने, और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया जिसकी इंडिपेंडेंस डे 11 अगस्त थी। 11 अगस्त 1947 को ऑफिशियली बलूचिस्तान को, मतलब उस समय तो नहीं था बलूचिस्तान, इन ट्राइब्स को इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी, आज़ादी मिलने वाली थी, इसीलिए 11 अगस्त का दिन चुना गया। तो इंडिया ने अपना टेक विड्रॉ कर लिया, बोला कि भाई देखो तुमको जो करना है करो, क्योंकि जब आपके लीडर्स नहीं चाह रहे फिर हम क्या कर सकते हैं। और यहीं पे फिर गलती हो गई, यहीं पे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार ये एग्रीमेंट आया, बाकी भाई जो लासबेला है, मकरान, खरान, मोहम्मद अली जिन्ना, इनके लीडर से मिले और इनको चूरन दे दिया। बोला कि आप चिंता मत करो, हमारे पास आओ, आपको हम खूब पैसा देंगे, हमारे साथ आप आइए, पाकिस्तान से मिलिए, पैसा के साथ साथ डेवलपमेंट असीम, आपके पास पूरे राइट्स होंगे, बस आप हमारे साथ मिल जाइए। मिल गए। अब बचा के कौन? यही ये कलात के राजा मीर अहमद खान। अब ये टेंशन में कि यार ये सब के सब मिल गए, हम अकेले पड़ गए, क्या करें भाई। इसी दौरान एक खबर आ जाती है, और इसी तरीके की खबर का पाकिस्तान वेट कर रहा था, या पाकिस्तान ने शायद फैलाई ऑल इंडिया रेडियो पे कि वो भारत से बात कर रहे हैं कि भारत आप हमारे साथ आ जाइए, हमारे साथ मिल जाइए। बस घेर लिया, मीर अहमद खान को उठा लिया उनके घर से, टेबल पे बैठा, बोला साइन करो पेपर, और मीर अहमद खान ने फिर साइन किए पेपर। क्या कर सकते वो, पूरी फौज भेज दी पाकिस्तान ने कि तो भारत से मिल जाएगा, कोई तुम्हारा इंडिपेंडेंस, ये पेपर गया भाड़ में, उड़ा दिया पेपर आज़ादी का, ले लो आज़ादी। और मीर अहमद खान के उस समय जो भाई थे, उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़ा धोखा दिया पाकिस्तान ने, इनकी तो ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर उसके बाद इनके भाई ने पहला रेबेल ग्रुप बनाया, मीर अहमद खान, और जितनी भी ट्राइब्स थी उनको लिया साथ में, 200-250 का ग्रुप बनाया और पाकिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। और धीमे धीमे लोग जुड़ते गए, गुरिल्ला वॉरफेयर में ये माहिर थे, और पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया। उसके बाद पता है पाकिस्तान ने क्या किया? कुरान की कसम दी, कुरान पाक की कसम दी। बोला कि इनकी कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं, आप नीचे उतर आइए, हम पे हमला मत करिए, और आप जो चाहते हैं आपको मिलेगा। अब कुरान पाक की कसम, ट्राइब्स भोले वाले, उनको लगा कि भाई ठीक है, सही बोल रहे होंगे, कुरान पाक की कसम कौन झूठी खाएगा। ये नीचे इनको गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान ऐसा देश है जिसने कुरान की कसम झूठी खा ली, और उसके बाद इनको उठा के जेल में बंद कर दिया, खेल खत्म। तब से लेकर अब तक लगातार मूवमेंट चल रहे हैं। फिर 1 यूनिट पॉलिसी जो 1957 में पाकिस्तान में आई, उसको लेकर काफी बवाल हुआ। 1 यूनिट पॉलिसी के तहत एक ही यूनिट होगी और कुछ नहीं, बस पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। क्योंकि 1947 जब ये पूरे एरिया पाकिस्तान के पास आया तो उसको बलूचिस्तान का नाम दिया गया, और इसमें ब्रिटेन का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि ब्रिटिश चला तो गया था छोड़ के, लेकिन अपनी डोमिनेंस नहीं छोड़ना चाहता था। तो उसने बाद में स्टेटमेंट दे दिया था कि बलूचिस्तान ये गवर्न करने के लिए ये सफिशिएंट नहीं है, ये अपने आप को गवर्न नहीं कर सकता। और यही फायदा पाकिस्तान ने लिया, बोला कि हमारे फिर तुमको गवर्न करने। तो ये 11 अगस्त जो है, इसलिए डेट चुनी गई दोस्त, याद रखना। अब बात ये है कि सन 2000 तक बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा दिक्कतें थीं। अगल बगल काफ़ी फ्रीडम मूवमेंट चले। 1971 में बांग्लादेश तो साथ ही साथ बलूचिस्तान में भी चला, बट बलूचिस्तान को दबा दिया गया। पाकिस्तानी फ़ौज ने रिसोर्सेज तो भर भर के इनके यूज़ किए। सबसे बड़ा एरिया है, याद रखिएगा, पाकिस्तान का आधा एरिया है
लेकिन इनके लोगों को कुछ नहीं दिया। काउंटर टेररिज्म यूनिट किसी को भी उठा लेती थी, बच्चों को उठा लेती थी, मार देती थी, हालात बहुत ख़राब कर दिए थे। बातचीत तो भूल जाइए। और वहाँ से ही फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जन्म हुआ। और जब तालिबान आया, जब मुजाहिदीन पाकिस्तान ने बनाए, तब बलूचिस्तान को भी हथियार मिले और बलूचिस्तान इनके कॉन्टैक्ट में आए। और आज हालत ये है कि पिछले 5-6 सालों में बलूचिस्तान ने लगभग 85% जो एरिया उस पर अपना कब्जा जमा लिया है। और यही इन्होंने अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट में बोला कि 85% एरिया जो है वो इस समय हमारे पास है। और पाकिस्तान, ये खुद पाकिस्तान ने माना है कि कहने को तो बलूचिस्तान मैप में हमारे पास है, कुछ शहर को छोड़ दें, बाकी मैक्सिमम बहुत सारे ऐसे गांव हैं हमारा कंट्रोल नहीं है। और लगभग हर दिन हमले हो रहे हैं, क्वेटा पे हमले हो रहे हैं, आपने देखा। साथ ही साथ भैया जाफर एक्सप्रेस जा रही है, कब उतर जाए पटरी से आपको नहीं पता, कब हाईजैक हो जाए आपको नहीं पता। हालात बहुत खराब हो गए बलूचिस्तान में, बहुत ज़्यादा। और इसीलिए 13 जुलाई को जो इनकी पॉलिटिकल यूनिट है वो कहती है कि 11 अगस्त को हम आज़ादी का दिन मनाएंगे। लेकिन बात यह है कि बलूचिस्तान के कहने से क्या होता है। देखिए, ये एक स्टेप 1 है। उसके बाद बलूचिस्तान ने कहा कि अब हम इसको इंटरनेशनल पोडियम पे ले जाएंगे, डिप्लोमेटिकली। देखिए, मिलिटरीली तो भैया रिबेल ग्रुप्स तो तबाही मचाए हुए पाकिस्तान में। और अब दोस्तों एक और चीज़ है ना, 1 यूनिट की फिर बात हो रही है। शायद आसिम मुनीर का साला है मोहसिन नकवी, और मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट से यही लगता है कि बहुत जल्द पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगने वाला है। और फिर ये 1 यूनिट की बात फिर से शुरू हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में चरमपंथियों का दौर आ गया है और आसिम मुनीर इन चरमपंथियों को निशाना बना रहा है। और जब जब पाकिस्तान में 1 यूनिट की बात चली है, कोई ना कोई देश पैदा हो गया है। बदाई हो बलूचिस्तान हुआ है, तो इस बार वही कि बदाई हो बलूचिस्तान हो गया, ये होने वाला है। तो बलूचिस्तान अभी तो भाई आपकी एम्बेसी नहीं है, पूरी दुनिया जो है जब रिकॉग्नाइज करे तब आप आज़ाद हो। और ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबके स्टेक्स पाकिस्तान में है, चाइना का एक बहुत बड़ा स्टेक है। लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन्स ज़बरदस्त आज चलेंगी और चलने लगी है। दुनिया में जहाँ जब बलोच हैं, सबसे बोला गया कि आज आप आज़ादी का दिन मनाइए। ये एक तरीके से शुरुआत है बलोच इंडिपेंडेंस मूवमेंट की। बहुत समय से चल रहा है, लेकिन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप है। तो भले ही हम ये कह सकते हैं कि हाँ, एक्चुअल में बलूचिस्तान को भी आज़ादी नहीं मिली, बट सिंबॉलिकली ये टर्न अराउंड हो सकता है। और आगे आने वाले समय में दिस कुड बी अ रियलिटी, जब यहाँ पे एंट्री ही बंद हो जाए। अब देखिए, बातचीत तो भूल जाइए। अब पीओके के लिए देखिए, शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमको बातचीत करनी चाहिए, है ना। अब शहबाज शरीफ की देखिए क्या ही बात करें। आपने ऑपरेशन सफ़ेद सागर देखा कि नहीं? देखिए उसे कि किस ऐसी कंडीशन में, मतलब कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कमाल का काम किया था। इम्पॉसिबल टास्क था जो कि इंडियन एयरफोर्स ने करके दिखाया था। चलो, इंडियन एयरफोर्स की एक बोनस चीज़ आपको बताता हूँ। गुलटरेस एयरबेस, ठीक है, यहाँ पे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ इस गुलटरेस एयरबेस में नवाज शरीफ और परवेज़ मुशर्रफ जो है वो साथ में बैठे हुए जायज़ा ले रहे थे कि हमारी आर्मी ने कौन कौन सी चोटियों को फतेह किया हुआ है। अब उस समय एयर मार्शल AK सिंह बाद में बने, लेकिन उस समय वो जैगवार प्लेन उड़ा रहे थे। उनके टारगेट पर वो बेस लॉक कर दे, टारगेट लॉक कर दो, मिसाइल मारने ही वाले थे। बट एकदम एंड मोमेंट पे एक सीनियर पायलट ऑफिसर ने मना कर दिया कि आप ये ऑपरेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि भारत को सख्त निर्देश थे कि आप LOC क्रॉस नहीं करेंगे। अगर LOC क्रॉस करने के निर्देश होते, या उस समय, है ना, कि मूवमेंट में ही, सेकेंड्स में, फ्लिप ऑफ सेकेंड्स में अगर ये डिसीजन लिया जाता कि कर दो मिसाइल फायर, तो ना नवाज शरीफ रहते, ना परवेज़ मुशर्रफ रहते। एक निशाने पर सिर्फ एक मिसाइल से नवाज शरीफ परवेज़ मुशर्रफ गए, तो उसके बाद क्या होता? कारगिल वॉर ख़त्म, शायद भारत डायरेक्ट युद्ध में चला जाता। लेकिन बहुत सारे आर्मी के लोग भी चाहते थे कि भाई परवेज़ मुशर्रफ जो कर रहा है वो सुसाइड मिशन पर है। ये हुआ था। तो अगर इंडियन एयरफोर्स चाहती तो ये काम कर सकती थी। और आपको पता है कमाल की बात कि इंडियन एयरफोर्स को ये पता ही नहीं था। 3-4 साल बाद पता चला कि उस गुलटरेस बेस पर परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ भी थे। यानी कि जब उन्होंने मिसाइल लॉक की थी तो दे वर नॉट अवेयर कि वहां पे इतने बड़े लीडर्स प्रेजेंट हैं। कारगिल और ऑपरेशन सफ़ेद सागर और इंडियन एयरफोर्स, पूरी कहानी मैंने बताई हुई है, आप उसको देखिए। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की यार दिक्कत रही है। मतलब देखो यार, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी को LOC क्रॉस ना करना, मैंने बताया ना, इंडियन एयरफोर्स ने इम्पॉसिबल टास्क अचीव किया था। इंडियन आर्मी ने इम्पॉसिबल टास्क था ये कि विदाउट LOC क्रॉस किए हुए कैसे बमबारी करे।
1962 में एयरफोर्स का ना यूज़ करना, बहुत अच्छी किताब है द वॉर दैट वॉजेंट। हमारी प्रॉब्लम्स रही हैं 26/11 जो हमने यूनिट्स बनाई हुई थी, है ना, जो हमने आईबीजी बनाए हुए थे उसको ना एक्टिव करना, दैट्स नॉट कूल। और इसीलिए अब भारत ने दिखा दिया है कि अगर तुम आतंकवाद फैलाओगे तो घर में घुस के मारेंगे। तो ये बलूचिस्तान की पूरी कहानी थी। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इंडिपेंडेंस डे सेल हमारी लाइव है, आप इसको अवेल करें। हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ है। थैंक यू सो मच।